लास्ट लेक्चर में हमने संकरण के बारे में बातचीत की। संकरण से रिलेटेड एक दो पॉइंट रह गए थे तो वो भी हम डिस्कस कर लें। एक तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत एस लक्षण कहाँ पर कम है कहाँ ज़्यादा है। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, जैसे आपसे पूछा जाए एस पी संकरण, तो भाई एस पी संकरण में दो परमाणु कक्षक मिले हैं, एक एस और एक पी। तो दो में से एस कितना, एक है ना, दो कक्षों में एक एस है, तो परसेंटेज एस कैसे आया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो ना, वैसे ही तो निकालना है। तो एसपी संकरण में एस कैरेक्टर का परसेंटेज 50% होता है। sp2 में प्रतिशत एस लक्षण, तो भाई sp2 में एक एस है, 3p में से, 3p नहीं सॉरी, एक एस और 2p, टोटल मिला के 3 कक्षक, और 3 में से एक एस है, तो परसेंटेज कैसे आया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। sp3 में 4 कक्षक हैं, 4 में से एक एस है, तो परसेंटेज कैसे आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी चीज़ है। अब क्यों ये पूछते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी नीट में आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं, समझिए ना आप। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, भाई एस और पी में से एस नाभिक के पास होता है, पी दूर होता है। अब एस कैरेक्टर आप बढ़ाते जा रहे हो, मतलब जो संकृत कक्षक बनेगा वो नाभिक के ज़्यादा पास रहेगा। जब संकृत कक्षक नाभिक के ज़्यादा पास रहता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, आकार कम होता है, और उस संबंधित परमाणु का ऑब्वियस सी बात है विद्युत ऋणता ज़्यादा रही होगी, तभी तो क्या हुआ है, एस कक्षक नाभिक के पास आ पाया है। जिस परमाणु पे ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा मिल रहा है संकृत कक्षक में, उस परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु अधिक अतिव्यापन करता है। अधिक अतिव्यापन का मतलब क्या हुआ, बंध लंबाई कम मिलेगी, बंध ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। चलो अब ऊर्जा के बारे में बातचीत कर लेते हैं, एनर्जी के बारे में। सपोज आपने एक एस मिलाया, एक पी मिलाया, है ना, या एस और पी कक्षकों को मिला के आपने संकरण कराए, भिन्न प्रकार के संकरण कराए, sp, sp2, sp3। तो संकृत कक्षकों की जो ऊर्जा है वो एस से तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन पी से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसके बिहाफ पर मैंने एक ऑर्डर भी यहाँ पे लिखाया है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा 2p की, सपोज मैं 2p और 2s को मिला रहा हूँ, तो 2s की ऊर्जा सबसे कम मिलेगी, 2p की सबसे ज़्यादा मिलेगी, और संकेत कक्षक कहीं बीच में होंगे। और संकेत कक्षकों में एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी कम रहेगी, एस कैरेक्टर जितना कम होगा ऊर्जा उतनी ज़्यादा रहेगी। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमें फॉलो करना है। अब आपको जैसे बता दूं कैसे अप्लाई करेंगे आप इस परसेंटेज एस कैरेक्टर के कंसेप्ट को। तो सपोज मेरे पास एक इथेन है, और इथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन है इस बंध की बंध लंबाई ए मान लेते हैं, ठीक है। और अगला मॉलिक्यूल मेरे पास है इथाइलिन। इथाइलिन में ये कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई क्या मान लें, बी। और अगला है मेरे पास एसिटिलीन। एसिटिलीन में बंध लंबाई ये क्या है, सी। और आपसे पूछा जाए बंध लंबाइयों का क्रम क्या होगा, तो संकरण निकालो। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये sp3 संकरण होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp होगा। अब ऊपर से नीचे जाते जाते एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर का मतलब वो जो संकेत कक्षक है उसके अतिव्यापन की क्षमता ज़्यादा हो रही है। अतिव्यापन की क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा अतिव्यापन करेगा तो बंध लंबाई कम होती जाएगी ना, यानी ए बंध लंबाई आपको मैक्सिमम मिलेगी और बंध लंबाई सी आपको मिनिमम मिलेगी। बंध लंबाई के बारे में हमें डिस्कस करना है बेटा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है, बट इधर नहीं। यहाँ तो एक हल्का सा एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको यूज कहाँ करते हैं उसका एक हल्का सा आइडिया अपने को लग जाए। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आता है रेगुलर ज्यामिति, नियमित ज्यामिति और अनियमित ज्यामिति। नियमित ज्यामिति है ना। वैसे नियमित ज्यामिति का मतलब क्या है समझना। कोई भी ऐसी संरचना
जिसमें केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर 0 हो, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ये क्या हो, 0 हो। और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर 0 होने के साथ साथ सभी परितः परमाणु जो हैं, सभी परितः परमाणु, अब परितः परमाणु बार बार नहीं लिखेंगे हम, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SA। SA बोले तो सराउंडिंग एटम, CA बोले तो सेंट्रल एटम। तो सभी परितः उपस्थित जो परमाणु है ना वो क्या हो, वो समान हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, सभी बंध लंबाइयां समान हो, जितनी भी बंध लंबाइयां हैं वो बंध लंबाइयां क्या हों, समान हों। अगर किसी में ये कंडीशन मिलती है किसी भी अणु में तो समझ जाना वो नियमित ज्यामिति है, और अगर ये कंडीशन नहीं मिलती तो अनियमित ज्यामिति है। जैसे sp संकरण में ये कंडीशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। sp संकरण में आप CO2 ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, या फिर BeF2 ले लो, ये सारे नियमित ज्यामिति के उदाहरण हैं। इनमें केंद्रीय परमाणु पे कोई लोन पेयर नहीं और परितः उपस्थित सारे परमाणु एक जैसे, क्लियर है। और बंध लंबाइयाँ भी एक जैसी आती हैं, दोनों कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई एक जैसी, यहाँ दोनों कार्बन सल्फर बंध की बंध लंबाई एक जैसी, यहाँ दोनों बेरिलियम फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी। sp2 संकरण में आ जाते हैं, यहाँ बातचीत कर लेते हैं। तो sp2 संकरण में भी आप देखो ना, BX3 में जितने भी मॉलिक्यूल आ जाएं, यहाँ पर X आप जानते ही हो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप AlX3 ले लो, AlX3 में X यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि AlF3 तो आयनिक होता है ना। सो ये इन सब में sp2 संकरण में क्या है, केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर 0 और सारे परितः परमाणु एक जैसे। तो यहाँ पर क्या आएगा, नियमित ज्यामिति आएगी, रेगुलर जियोमेट्री आएगी, ठीक है। ढेरों एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं इस केस में। आप सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो। sp3 संकरण में कौन कौन आएगा, तो sp3 संकरण में आप CX4 ले लो, जहाँ पर X आप समझ ही गए होगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। आप SiX4 ले लो, X क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, नियमित ज्यामिति के उदाहरण हैं। sp, sp2, sp3। अच्छा sp3d2, sp3d2 में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं SF6। इसमें भी सारी बंध लंबाइयाँ एक जैसी होती हैं, तो ये भी क्या है, नियमित ज्यामिति का एग्जाम्पल है। sp3d के जो एग्जाम्पल हैं वो नियमित ज्यामिति के एग्जाम्पल में नहीं आते, और ना ही sp3d3 के। हालांकि sp3d3 कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रखना क्यों नहीं आते, उसका एक सिंपल सा रीजन है, आप समझना। जैसे PCl5 किस तरह से बना हुआ है, 1 2 3, 3 क्लोरीन तो इधर है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 1 क्लोरीन ऊपर है और 1 क्लोरीन नीचे है, ये होता है ना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब ये अक्षीय बंध है, अक्षीय बंध के लिए 90 डिग्री पे 3 बॉन्ड लगे हुए हैं जो बंधे को प्रतिकर्षण दर्शा रहे होंगे, और इधर नीचे जो अक्षीय बंध है उसके लिए भी सेम कहानी है कि 3 बंध है 90 डिग्री के एंगल पे जो बंधे हुए प्रतिकर्षण दर्शा रहे होंगे। इस प्रतिकर्षण की वजह से ये जो बंध है वो खिंचा जाता है तो इसकी बंध लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये जो निरक्षीय बंध हैं ये क्यों नहीं खिंचाते, बेटा जो निरक्षीय कोई भी बंध उठा लो उसके लिए 90 डिग्री पे 2 ही बंध कोण मिलेंगे, एक तो इसके साथ एक इसके साथ। तो निरक्षीय जो बंध होता है उसको 90 डिग्री पे 2 बंध से बंधे हुए प्रतिकर्षण लगता है, और अक्षीय जो बंध होता है उसको 90 डिग्री पे 3 बंध से बंधे हुए प्रतिकर्षण लगता है। और 90 से ज़्यादा अगर आप बंध कोण करते हैं तो ये प्रतिकर्षण कोई खास नहीं रह जाता। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अक्षीय स्थिति पे प्रतिकर्षण ज़्यादा है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होने से अक्षीय बंध लंबाई ज़्यादा हो जाती है और निरक्षीय बंध लंबाई कम रह जाती है। और बंध लंबाई अगर अलग अलग हो गई तो फिर वो नियमित ज्यामिति में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे PCl5 बनाऊं, समझना ये PCl5 है,
सो PCl5 में मैं बॉन्ड लेंथ की अगर बात करूं तो ये A है और ये बॉन्ड लेंथ क्या है, B है। तो बेटा A ज़्यादा आती है B से, और बंध लंबाई अगर अलग अलग हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अणु होगा वो कौन सा होगा, नियमित नहीं होगा, ये अनियमित माना जाएगा। और यही कहानी sp3d3 के साथ है। IF7 अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही कहानी है ना। सो ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद रखने थे, ये कुछ बातचीत नियमित और अनियमित के बारे में। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बंध कोण। बेटा हर चीज में कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स का कुछ क्रम होता है, हमें उस क्रम में ही वो सारे के सारे नियम फॉलो करने होते हैं। क्लियर, समझे। जैसे NTA एग्जाम लेगा, आपकी नीट की एग्जाम होगी, उसके बिहाफ पर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो NTA ने कुछ रूल बना रखे होंगे उसके लिए, क्योंकि पहले तो जिसके NTA में मार्क्स मैक्सिमम हो हम उसको लेंगे। लेकिन क्या हो अगर अगर 2-4 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएं जिनके मार्क्स एक जैसे हैं, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर NTA में मार्क्स एक जैसे हैं, नीट में मार्क्स एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे, जिसके बायो में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको ले लेंगे। सपोज बायो में भी मार्क्स एक जैसे आ जाए तो जिसके भी फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा हो उसको ले लेंगे, वो भी एक जैसे आ जाए तो जिसके 12th में परसेंटेज ज़्यादा हो उसको ले लेंगे। तो इस तरह से कुछ नियम बना रखे हैं, है ना। अब आपके सपोज 12th में 98% है और आप चले जाओगे, सर क्या फ़र्क पड़ता है नीट के एग्जाम का, आप तो 12th की परसेंटेज के बिहाफ पे मेरे को ले लो, तो वो तो बाद में फॉलो करने का रूल है ना। सबसे पहले तो क्या देखे जाएंगे, नीट के मार्क्स ही देखे जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ रूल हैं और उन रूल्स को हमें जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस नहीं बनाना उसका, है ना। तो पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप आप संकरण देखो भाई, जो बंध कोण है वो स्टेरिक नंबर के क्या मिलेगा आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा ना। बंध कोण स्टेरिक नंबर के क्या मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। सपोज स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 3 है, स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब sp संकरण, 3 का मतलब sp2 संकरण और 4 का मतलब sp3 संकरण। अब भाई sp संकरण में अपने को पता है बंध कोण 180 का ही आएगा। sp2 में सामान्य बंध कोण 120 का होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, बट 120 के आसपास की रेंज में ही तो घूमेगा। ठीक इसी तरह से sp3 संकरण में सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, तो इसके आसपास की वैल्यू मिलेगी हमें, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले तो संकरण देखो बेटा, sp संकरण का बंध कोण sp2 से ज़्यादा आएगा, sp2 का sp3 से ज़्यादा आएगा। जैसे मैं बोलूँ CO2 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और CH4, भाई बंध कोण का क्रम निकालें तो CO2 में sp संकरण है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp2 है और CH4 में संकरण sp3 है। तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपसे बोल दूं कि आपको बंध कोण निकालना है और बंध कोण पता करना है CO2 और SnCl2 में, तो भाई CO2 में sp संकरण आता है, SnCl2 में sp2 आता है, एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ। CO2 का बंध कोण ज़्यादा आएगा, SnCl2 का बंध कोण कम आएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या देखना है, स्टेरिक नंबर देखना है। स्टेरिक नंबर जितना ज़्यादा होगा बंध कोण के उतने कम आने के चांसेस हैं। अब क्या हो अगर स्टेरिक नंबर सेम हो तब, इफ स्टेरिक नंबर इज सेम देन सी लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु पे लॉन पेयर देखो। तो इसमें भी जैसे एक तो ये हो सकता है कि लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या है, 0 है ही नहीं, सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर नहीं है। तो स्टेरिक नंबर सेम होने पर, सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर 0 होने पर बॉन्ड एंगल सेम आएंगे। जितने भी आपको बंध कोण मिलेंगे वो सारे बंध कोण क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं। रिजल्ट याद रखना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि
थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। भाई एक तरफ CO2 है, एक तरफ कार्बन डाइसल्फाइड है, बंद कोण दोनों के बराबर है। दोनों का केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन पे लोन पेयर है नहीं, और दोनों सराउंडिंग एटम एक जैसे। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में बॉन्ड एंगल एक जैसा आएगा। भाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड और बोरॉन ट्राइआयोडाइड, बंद कोण निकालोगे तो तीनों के एक जैसे, चारों के एक जैसे आएंगे। क्यों? सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है, स्टेरिक नंबर सबके 3 है। यहाँ 2 थे, दोनों के स्टेरिक नंबर 2 थे। यहाँ आपने 4 लिए हैं, चारों मॉलिक्यूल के लिए स्टेरिक नंबर कितने हैं? 3 है, और चारों में केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर 0 है। अगर ये कंडीशन है तो बंद कोण आपके क्या आएंगे? बराबर आएंगे। भाई CF4, CCl4, CBr4 और CI4, बंद कोण का क्या क्रम आएगा? बराबर आएंगे। हाँ, लेकिन अगर इनमें आप देख रहे हो तो ऊपर के 2 मॉलिक्यूल का बंद कोण इनसे क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये स्टेरिक नंबर 2 के केस हैं, और इनका बंद कोण इनसे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 के केस हैं, स्टेरिक नंबर 4 के केस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को, आसान है। तो पहला रूल हमने देखा स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर सेम होने पे हमने देखा क्या केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर 0 है? अगर ऐसा है, स्टेरिक नंबर सेम है, तो बंद कोण सेम आएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या है? स्टेरिक नंबर क्या है? सेम है, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर 0 नहीं है या नहीं है, दोनों कंडीशन है। बट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिफरेंट। आप तो ये केस ध्यान में रखो, आप तो ये ध्यान रखो बस कि स्टेरिक नंबर तो सेम है और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो भाई वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर क्या करेगा? बंधे हुए पे ज़्यादा प्रतिकर्षण लगाएगा, बंधे हुए पास पास आ जाएंगे, और बंधे हुए पास पास आएंगे तो बंध कोण कम हो जाएगा। सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर क्या है? डिफरेंट हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल में, तो जो बॉन्ड एंगल आएगा बेटा, जो बंध कोण आएगा, वो क्या होने वाला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर के। जितना ज़्यादा लोन पेयर बढ़ाते जाओगे, बंध कोण उतना कम होता जाएगा। समझे इस बात को? CH4, NH3 और H2O। भाई लोन पेयर इधर कार्बन पे 0 है, अमोनिया पे 1 है, और H2O पे 2 है। सिग्मा बॉन्ड इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो स्टेरिक नंबर तो तीनों में 4 आएगा, बट लोन पेयर बढ़ता जा रहा है। जितना आप लोन पेयर बढ़ाते जाओगे, बंध कोण उतना कम होता जाएगा। मीथेन का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 संकरण का नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है। अब आ गया लोन पेयर। बेटा एक लोन पेयर बंध कोण को 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है, याद रखिएगा, ये आपके शीट में क्वेश्चन भी है। एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 107 मिलता है, जबकि यहाँ पर 104.5 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल मिल जाता है H2O में। तो ये 3 रूल अब तक हमने देखे। सबसे पहले हमने क्या देखा? स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो 2 केस, एक तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 और दूसरा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर डिफरेंट। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह की बन जाए? क्या कह रहा हूं मैं कि स्टेरिक नंबर तो सेम हो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 ना हो, और जितने भी लोन पेयर आ रहे हैं मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे, वो एक जैसे आ जाएं। अब केस आपको क्या लगाना है? अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगाना है। मैं आपको कुछ पेन लेके ये कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा आसानी से कंसेप्ट को समझ पाओगे। देखना जरा, सपोज ये मॉलिक्यूल है ना, और
इस मॉलिक्यूल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लोन पेयर रख रहा हूँ, ये 3 बॉन्ड पेयर है। ध्यान से देखिएगा, ये तो लोन पेयर है, ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। अगर मैं परितः उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ा दूँ, जैसे एक केस लिया मैंने NH3 का और एक केस मैं ले लूँ NF3 का, तो 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फ्लोरीन लगा दूँ। जब हाइड्रोजन थे, जब ये NH3 था, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी हाइड्रोजन से, काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से बंधे उनके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ थे। जब बंधे उनके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ थे, तो बंधे उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी थी वो कम थी। दूरी कम होने से क्या था, जो बंधे हुए प्रतिकर्षण था वो ज़्यादा लग रहा था, और बंधे हुए प्रतिकर्षण ज़्यादा लग रहा था तो बंध दूर दूर थे। फिर आपने क्या किया, आपने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और आपने 3 फ्लोरीन लगा दिए। जैसे ही आपने 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फ्लोरीन लगाए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है नाइट्रोजन से, काफ़ी ज़्यादा। सो बंधे हुए नीचे की तरफ खिसक गया, फ्लोरीन की तरफ। बंधे हुए नीचे फ्लोरीन की तरफ खिसक गया तो उससे हुआ क्या, बंधे हुए के बीच की दूरी बढ़ गई, और जब दूरी ज़्यादा है तो प्रतिकर्षण कम है। प्रतिकर्षण कम है तो ये बंध पास पास आ जाएंगे। बंध पास पास आ जाएंगे तो दो बंध के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला कि भाई इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा EN ऑफ सराउंडिंग एटम। केंद्रीय परितः परमाणु की विद्युत ऋणता अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो विद्युत ऋणता की व्युत्क्रमानुपाती हुआ। परितः जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता की व्युत्क्रमानुपाती, ये बॉन्ड एंगल की कहानी। अच्छा, अब एक और केस, हम परितः परमाणु तो समान रखते हैं, जो केंद्रीय परमाणु है वो बदल देते हैं। एक स्थिति में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, अगली स्थिति में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस कर देते हैं। जब नाइट्रोजन था तो विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, विद्युत ऋणता ज़्यादा थी नाइट्रोजन की, तो बंधे युग्म ऊपर था, बंधे युग्म ऊपर था तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम थी, दूरी कम थी तो प्रतिकर्षण ज़्यादा था, प्रतिकर्षण ज़्यादा था तो एंगल ज़्यादा था। सिंपल सी कहानी। अब आप फास्फोरस लेके आ गए, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो गई, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो गई तो बंधे युग्म नीचे की तरफ खिसक गया, बंधे युग्म नीचे की तरफ खिसका तो दूरी ज़्यादा हुई, दूरी ज़्यादा हुई तो प्रतिकर्षण कम लगा, प्रतिकर्षण कम लगा तो बंधे युग्म पास में आ गए, बंध कोण क्या हो गया उस केस में, कम हो गया। तो अगला केस कुछ यूँ है कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EN ऑफ सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी NH3, तो बंध कोण ज़्यादा था, और जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो गई तो बंध कोण कम हो गया। इसको आप अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड उठा के देखें आप, NH3, PH3, ASH3 और SBH3। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो रही है, और जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो तो बंध युग्म भी बंध कोण भी कम हो जाता है। भाई सब में भी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सब में एक आ रहा है, केंद्रीय परमाणु में सब में एक लोन पेयर है, और सब में ही सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो स्टेरिक नंबर भी सब में क्या है, सेम है। जब ये सारी चीजें सेम है और लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पे दिखाई भी दे रहा है तो विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगेगा। हाँ, इधर लोन पेयर 0 होता तो हम विद्युत ऋणता का कंसेप्ट नहीं लगाते, है ना। ठीक इसी तरह का मामला आपको यहां भी दिखाई देगा, H2O, H2S, H2SE और H2TE। H2O में आपको बॉन्ड एंगल मैक्सिमम दिखेगा और H2TE में बॉन्ड एंगल मिनिमम दिखाई देगा। क्यों ऐसा है भाई, H2 लोन पेयर देखो पहले तो सेंट्रल एटम में, चारों केस में केंद्रीय परमाणु पे 2-2 लोन पेयर है, और चारों केस में सेंट्रल एटम पर जो बॉन्ड आप बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जो लेके आ रहे हैं वो 2-2 हैं। स्टेरिक नंबर सेम, लोन पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, और उसी हिसाब से बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा,
इसमें और भी ले सकते थे, जैसे मैं आपसे बोलूँ NF3, NCl3, NBr3, NI3। भाई NF3 से लेके NI3 तक देखो जरा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना है? 1 है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो 1 हो गया भाई। परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो रही है, और परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता जब कम होती है तो बंध कोण ज्यादा मिलता है। दिख रहा है? PF3, PCl3, PBr3, PI3, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है। PF3 का से ज़्यादा बंध कोण किसका आएगा? PCl3 का आएगा। PCl3 से बंध कोण ज़्यादा किसका आएगा? PBr3 का आएगा। और इससे ज़्यादा बंध कोण PI3 का आएगा। इसी भी आप पे तो है बेटा। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे ले चलते हैं। बंध कोण की बात कर रहे थे, है ना? अब मैं आपसे बोलूँ NH3 और NF3 में बंध कोण की तुलना करें, तो NH3 और NF3 में देखना, पहले तो लोन पेयर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, फिर सिग्मा बॉन्ड इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड सेम आ जाए तो परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण कम हो जाता है। आपसे पूछा जाए H2O और F2O बंध कोण की तुलना करें, तो H2O और F2O में क्या होगा? लोन पेयर देखो केंद्रीय परमाणु पर इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। सिग्मा बॉन्ड ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। स्टेरिक नंबर सेम है, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर सेम है। उस केस में परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण क्या मिलता है? कम मिलता है। ये कहानी आएगी। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है? एक साथ सब जब सारी की सारी चीजें आती है ना, तब बच्चा क्या कई बार कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड और बोरोन ट्राइक्लोराइड बंध कोण बराबर है। CH4 और CCl4 में बंध कोण क्या है? बराबर है। CF4 CH4 में बंध कोण क्या है? बराबर है। थोड़ी देर पहले ही तो ये मॉलिक्यूल लिखे थे हमने। तो ये वाला केस मत भूल जाना। अगर केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर 0 हो गया तो ये विद्युत ऋणता वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये रूल नंबर 4 नहीं आएगा। रूल नंबर 4 तो तभी आएगा जब केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर होगा। अदरवाइज तो वो बराबर बंध कोण के आ जाते हैं केस। अब आप बोलोगे सर बात समझ में नहीं आई, लोन पेयर आने से ऐसा क्या होगा कि बंध कोण पे विद्युत ऋणता का फर्क पड़ने लग गया, और लोन पेयर ना होने पे ऐसा क्या हो गया कि बंध कोण पर विद्युत ऋणता का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप समझो, आप 3 छोटे गुब्बारे एक दूसरे से बांधो, तीनों के बीच के बंध कोण 120 के ही मिलेंगे, और तीनों गुब्बारे बड़े एक जैसे साइज के एक दूसरे से बांध दो, तब भी आपको बंध कोण 120 के ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक गुब्बारा बड़ा कर दिया और एक गुब्बारा छोटा कर दिया, 3 गुब्बारे बांधे आपने, 3 में से आपने 2 गुब्बारे तो क्या किए? छोटे किए, एक गुब्बारा बड़ा लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, अब बड़े गुब्बारे को ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो छोटे गुब्बारे पास पास आ जाएंगे, बंध कोण क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसी तरह से आप 4 गुब्बारे एक दूसरे से बांधें, चारों गुब्बारे छोटे बांधेंगे ना, तब भी बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा। चारों गुब्बारे बड़े बांध देंगे तब भी बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक गुब्बारा बड़ा बांध दिया, 3 गुब्बारे छोटे कर दिए, या एक गुब्बारा छोटा कर दिया, 3 गुब्बारे बड़े कर दिए, तो बंध कोण बदल जाएंगे। फिर चारों के चारों बंध कोण एक जैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो गुब्बारा, वो बैलून जो बड़े साइज का है, उसको एंगल ज़्यादा लगेगा, उसको स्पेस ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी कहानी। तो यहाँ पर भी यही कहानी थी। BF3 में ये 3 गुब्बारे छोटे साइज के लगा रखे हैं, और BCl3 में 3 गुब्बारे बड़े साइज के। आप बोलोगे सर NH3 और NF3 में यहाँ पे क्या मामला है? तो बेटा लोन पेयर है, लोन पेयर बड़े साइज का गुब्बारा है, उसको ज़्यादा एंगल लगता है, ज़्यादा स्पेस लगता है। क्लियर है? सो लोन पेयर को आप बड़े साइज का गुब्बारा मान के चलोगे तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलो कुछ और फैक्ट देखते हैं। आपसे जैसे मैं पूछूं कि भाई बंध कोण का क्रम बताना, NH3, NH4+ और NH2- बंध कोण का क्रम बताएं। क्वेश्चन आ गया इस तरह का, क्या करोगे? तो देख लो, बड़ा आसान सा काम है।
सबसे पहले तो लोन पेयर ही देखना है सेंट्रल एटम पर। इधर 1 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 2 आएंगे। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, इधर 3 आएंगे, इधर 4 आएंगे, इधर 2 आएंगे। तो कुल मिला के स्टेरिक नंबर तीनों ही केस में सेम है। जब स्टेरिक नंबर सेम हो और लोन पेयर अलग आ रहे हो तो लोन पेयर जितना बढ़ाते जाओगे एंगल उतना कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल तो आएगा NH4+ में। उसके बाद प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। बॉन्ड एंगल आएगा NH3 में और सबसे कम बॉन्ड एंगल जो आएगा NH2- में। क्यों? सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जितना आप बढ़ाते जाएंगे एंगल उतना कम होता जाएगा, बशर्ते कि स्टेरिक नंबर क्या हो, सेम हो। तो ये सेम स्टेरिक नंबर की कहानी भाई। इसी तरह से आपसे पूछ लिया CH4 है, CH3+ है, CH3- है, आपसे पूछ लिया बंध कोण का क्रम बताओ, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले लोन पेयर देखो, इधर 0, इधर 0, इधर 1। लोन पेयर देखने के बाद सिग्मा बॉन्ड देखो, इधर 4, इधर 3, इधर 3। तो स्टेरिक नंबर इधर तो आ रहा 4, इधर आ रहा 3 और इधर आ रहा 4। तो जहाँ स्टेरिक नंबर कम है वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा, यानी CH3+ में तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब रह गया CH4 और CH3-। तो फिर वही CH4 और CH3- में बॉन्ड एंगल कम मिलने वाला है। क्यों? लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड 4, सिग्मा बॉन्ड 3। स्टेरिक नंबर सेम होने पर जहाँ लोन पेयर ज़्यादा होगा वहाँ एंगल कम आएगा। जहाँ स्टेरिक नंबर कम है ऑब्वियस सी बात है वो तो सबसे आगे आनी है बंध कोण में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें याद रखने होते हैं और कहानी बनती जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, ये सारे कंसेप्ट लगाने में कहीं दिक्कत आएगी क्या? कहीं कुछ गड़बड़ होगी क्या? डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतनी आसानी से आपका काम थोड़ी बनने दिया जाएगा। हालांकि आप आसान कर सकते हैं अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक वर्ड वापस से हम लेके आएंगे, त्रिविम बाधा। याद है ना? एक खाने की टेबल है, छोटी सी टेबल, जिस पे 4 नॉर्मल शेप साइज के लोग बैठ सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चारों के बीच में प्रॉपर स्पेस रहेगा, एक प्रॉपर एंगल रहेगा। लेकिन उन 4 में से अगर 2 सूमो पहलवान आ जाए ना, तो सूमो पहलवान को तो फिर मैक्सिमम एंगल पे आना है, और वो मैक्सिमम एंगल पे आएंगे तो बेचारे जो नॉर्मल साइज के हैं वो साइड में लग जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सूमो पहलवान आता है तो विद्युत ऋणता वगैरह कोई कंसेप्ट काम नहीं लगता। लेकिन एक और चीज़, अगर चारों के चारों सूमो पहलवान उस टेबल पे बैठ जाएं तो फिर चारों के बीच का एंगल बराबर मिलेगा। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, कम जगह पे 4 बड़े लोग आके बैठ गए तो अस्थायित्व तो है, स्थायी नहीं है चीज़ें। बट चारों सूमो पहलवान है, बराबर पावरफुल है, तो एंगल भी बराबर बैठेगा ना। एंगल तो कब वेरी करेगा? 2 सूमो पहलवान हो गए, 2 नॉर्मल हो गए। क्लियर है? चलो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, बात आसानी से समझ में आएगी। जैसे आपसे पूछा जाए, अभी अभी हमने बात की कि H2O और F2O में बॉन्ड एंगल F2O का आपको कम मिलेगा, H2O का ज़्यादा मिलेगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया है। और अगर मैं आपसे कंपेयर करने को बोल देता ना H2O और Cl2O, तो बेटा बॉन्ड एंगल Cl2O में ज़्यादा है। अगर मैं आपसे बोल देता कि कंपेयर करें बॉन्ड एंगल H2O और डाइमिथाइल ईथर में, तो डाइमिथाइल ईथर में जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इन दोनों में क्या लगेगा? स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। भाई तीसरे आवर्त का जो परमाणु होता है आकार में काफ़ी बड़ा है। चलो अब आप बोलोगे सर आपने बोला था तीसरे आवर्त का परमाणु बड़ा होता है, दूसरे आवर्त का थोड़ी होता है। इसमें तो कार्बन दूसरे आवर्त का है, तो बेटा ऑक्सीजन पे कार्बन थोड़ी लगाया है, ऑक्सीजन पे हमने CH3 लगाया, उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन भी तो जोड़ रखे हैं,
तो ओवरऑल ग्रुप तो बड़ा हो गया ना। अब 4 छोटे छोटे लोग भी मिल जाएंगे और इकट्ठे एक साथ आ जाएंगे तो ओवरऑल तो बड़े हो जाएंगे ना। तो इनके बीच में स्टेरिक इफेक्ट लगेगा और एंगल ज़्यादा बैठेगा। इवन दो ये ऑर्डर आपको याद रखना जरूरी है। बॉन्ड ऑर्डर का जो क्रम आता है वो ये आता है H2O, F2O का तो सबसे कम है, H2O का उससे ज़्यादा है, H2O से ज़्यादा आता है डाईमिथाइल ईथर में, और डाईमिथाइल ईथर से भी ज़्यादा आपको बंध कोण जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, Cl2O में। अच्छा, ये भी अजीब सी बात आपको लग सकती है, जैसे हमने बोला H2O और F2O का बंध कोण अलग अलग है, लेकिन CH4 और CF4 में बंध कोण अलग अलग नहीं है, ये बराबर है। कारण चारों छोटे लोग, चारों सुमो पहलवान, सेंट्रल एटम पे लोन पे तो 0 है, वहां पे तो आप ये इस तरह का केस भूल ही जाओ, है ना। तो यहाँ तो बंध कोण बराबर ही मिलेगा ना। आप CH4 और CCl4 को देखोगे तब भी बंध कोण बराबर मिलेगा। सेंट्रल एटम पे लोन पे 0, सारे सराउंडिंग एटम सेम। यही तो वो केस है जो बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि इनको लेके आपके दिमाग में एक इमेज बन पाए। क्लियर है? चलो, बॉन्ड एंगल में और भी बातचीत करनी है, बट उससे पहले हमें ड्रैगो रूल पे आना पड़ेगा, तब हम आगे की बातचीत कर पाएंगे। बेटा, अब कुछ स्पेसिफिक केस की बात कर ली जाए बॉन्ड एंगल में, है ना। हम बात करने जा रहे हैं दरअसल ड्रैगो रूल की। सबसे पहले तो ये कि इस रूल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमने कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ा दी जाए तो बंध कोण कम हो जाता है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अगर बढ़ा दी जाए तो बंध कोण बढ़ जाता है। उससे आप ये बंध कोण का क्रम तो समझा पाओगे कि भाई समूह में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो रही है, और केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो रही है तो बंध कोण भी कम होना चाहिए, हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब आप NH3 से PH3 पे आ रहे हो तो बंध कोण 107 से डिक्रीज होके सीधा 93.8 पे आया है, और आगे देख PH3 से जब ASH3 पे जा रहे हो तो बंध कोण में कोई खास फर्क है ही नहीं। इवन तो ASH3 से SVH3 में भी बंध कोण में कोई खास फर्क नहीं है। और ऐसा ही कुछ ट्रेंड आपको ऑक्सीजन फैमिली में भी देखने को मिलता है। जब आप H2O से H2S पे जा रहे हो तो बंध कोण 104.5 से 92 डिग्री पे आ रहा है, और जब आप H2S से H2SE पे आ रहे हो तो 92 से केवल 91, 1 डिग्री का ही फर्क है ना। ये बॉन्ड एंगल बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो लिखे इसलिए हैं ताकि फैक्ट आपके समझ में आ पाए। इन शॉर्ट, यहाँ पे ये जो हाइड्राइड दिखाई दे रहे हैं इतने, इन हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल 90 के आसपास की रेंज में घूम रहा है, थोड़ा कम 90 से या फिर थोड़ा ज्यादा, बट 90 के आसपास की रेंज में, है ना। जबकि यहां पर आपका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट की रेंज में। आखिर ऐसा क्यों है, इसको समझाने की कोशिश ड्रैगो ने की है। ड्रैगो क्या कहते हैं कि दूसरे आवर्त के अलावा किसी और आवर्त का अगर कोई केंद्रीय परमाणु है तो वो किसी भी ऐसे तत्व के परमाणु से संकरण के साथ अणु नहीं बनाएगा जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 से कम है, और 2.5 से कम विद्युत ऋणता में बेटा हाइड्रोजन ही बचता है। ये स्टेटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दिया है ना। वैसे इसमें भी एक क्लॉज है, नोट है कि जब स्टेरिक नंबर 4 होगा और केंद्रीय परमाणु पे लोन पे 0 नहीं होगा तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज ये ड्रैगो रूल नहीं लगेगा। तो ये नोट याद रखना है। बेसिकली ये रूल ये कहना चाहता है कि नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं उनमें केवल अमोनिया में संकरण है, बाकी हाइड्राइड में संकरण नहीं है। और इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं उनमें H2O में तो संकरण है, बाकी में संकरण नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं NH3 और PH3 के बारे में। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इससे कैसे समझाओगे आप कि क्यों NH3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास की रेंज में जा रहा है, क्यों PH3 में 90 के आसपास घूम रहा है। ये समझाने की कोशिश है। कैसे भाई, NH3 में संकरण होगा, ड्रैगो रूल यही कहता है, और PH3 में संकरण नहीं होगा, ड्रैगो रूल यही कहता है। अब संकरण होगा तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3,
एक्साइटेड स्टेट तो बनती नहीं। अब 2s2 2p3 में sp3 संकरण करा दिया तो एक s और 3p मिला दिए। कितने संकेत कक्षक बनेंगे? 4। ये 4 परमाणु कक्षक आपने मिलाए, ये रहे वो 4 संकेत कक्षक। जब ये 4 संकेत कक्षक बन जाते हैं sp3 के, तो ये अपने आप को कहाँ व्यवस्थित करते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इन 4 संकेत कक्षकों ने अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट पे एडजस्ट किया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? 3 संकेत कक्षकों के साथ तो हाइड्रोजन ने सिग्मा बंध बना लिए होंगे और एक संकेत कक्षक में ये लोन पेयर रह गया। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे, भर दिया आपने 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक संकेत कक्षक में लोन पेयर रह गया और 3 पे हाइड्रोजन आगे बॉन्ड बना गया। फिर लगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और लोन पेयर ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा धक्का देता है, लोन पेयर को जगह ज़्यादा लगती है। सो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो गया, 107 आ गया। ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ NH3 का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि NH3 में लोन पेयर कहाँ है? तो NH3 का लोन पेयर sp3 कक्षक में है और sp3 कक्षक दिशात्मक होता है, हर एक संकेत कक्षक दिशात्मक होता है। अच्छा, pH3 जो है उसमें ड्रैगो रूल कहता है कि भाई संकरण नहीं होगा। अब संकरण नहीं होगा तो 3 हाइड्रोजन को 3 बंध तो बनाने हैं। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं फॉस्फोरस में? 3p3, p के अंदर हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों हाइड्रोजन इधर ही बंध बनाएंगे। कौन से 3 p कक्षक हैं? px py pz। और px py pz के बीच का जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 90 डिग्री के एंगल पे जो px py pz थे उससे बंध बनाया हाइड्रोजन ने, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। तो वही आपको दिखाई दे रहा है, वही इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर हम बोलें pH3 में ये लोन पेयर है, ये तो बॉन्ड पेयर बन गया, इधर ये लोन पेयर है, तो pH3 का जो लोन पेयर है वो 3s में है, जबकि NH3 का जो लोन पेयर है वो किस में है? sp3 में है। ये कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हमने बातचीत की। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 के आसपास की रेंज में, क्यों यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट की रेंज में, है ना। आसान सा काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बिहाफ पर तो हमने ये बात की, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि H2O और F2O में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होता है? H2O का ज़्यादा होता है, F2O का कम होता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होता है? NH3 में ज़्यादा होता है। बट एक बड़ी अजीब सी बात है कि PH3 PF3 में ये कंसेप्ट नहीं लग रहा। PH3 और PF3 में बॉन्ड एंगल PF3 का ज़्यादा है, PH3 का कम है। अब हम इस फैक्ट पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और इसको किससे समझा जाएगा। इस फैक्ट को आप ड्रैगो रूल से समझ पाओगे, आपके नॉर्मल कंसेप्ट से नहीं समझ पाओगे। नॉर्मल कंसेप्ट तो इन दो में लगाया, इन दो में आपने क्या कंसेप्ट लगाया कि भाई बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के। बट वो कंसेप्ट इधर नहीं है, यहाँ ड्रैगो रूल है। देखें जरा। सो हमने NH3 PH3 तो थी। अब फैक्ट हमें क्या समझना था? हमें फैक्ट ये समझना था कि भाई PH3 और PF3 में क्या हुआ। तो यहाँ पर तीसरे आवर्त का परमाणु है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तीसरे आवर्त का परमाणु हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करता है, संकरण नहीं दर्शाता, यानी यहाँ पर sp3 संकरण नहीं है। लेकिन परिता उपस्थित परमाणु की विद्युत ऋणता 2.5 से ज़्यादा, 2.5 भी हो इवन दो, तब भी संकरण हो जाता है। तो यहाँ sp3 संकरण है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ संकरण होगा वहाँ बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट की रेंज के आसपास की वैल्यू, जहाँ संकरण नहीं है वहाँ 90 के आसपास की वैल्यू। तो इसलिए PF3 में ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि PF3 में ऐसा क्या हुआ फ्लोरीन के आने से कि संकरण हो गया। थोड़ा सा इसमें डिटेल पे जाते हैं। होता ये है बेटा कि नाइट्रोजन के कंपेयर में फॉस्फोरस में आपको 3s 3p 3d इनके बीच के गैप थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, एनर्जी गैप। और आपको पता है संकरण में तो समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के कक्षक चाहिए होते हैं, तभी आसानी से वो मिश्रित होते हैं। सो जब परिता उपस्थित परमाणु बाहर से आता ना, सपोज फ्लोरीन आ रहा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको याद होगी। कक्षक क्या होता है? वो त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है।
तो सपोज पहले वो इलेक्ट्रॉन इतनी जगह पे घूम रहा था, फिर उधर से आया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, उसने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन इतनी जगह पे ना घूम के इतनी जगह पे घूमने लग गया। कम जगह पे घूमा यानी ऑर्बिटल का साइज छोटा हो गया। सो जब परितः उपस्थित विद्युत ऋणात्मक परमाणु आता है तो वो क्या करता है, ऑर्बिटल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है कक्षक के आकार को। और जब कक्षक के आकार 2s का भी आकार छोटा होगा, 3s 3p 3d तीनों के आकार छोटे होंगे। 3d सबसे बाहर है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा असर 3d पे पड़ता है, उससे कम असर 3p पे है, 3s पे सबसे कम असर पड़ता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि 3s 3p और 3d के बीच का जो ऊर्जा अंतर ज़्यादा था वो अब उतना ज़्यादा नहीं रह जाता। ऊर्जा अंतर कम है तो दो बातें हो जाएंगी, एक तो संकरण आप आसानी से करा सकते हो, दूसरा एक्साइटेड स्टेट आप आसानी से बना सकते हो। अगर ऊर्जा अंतर ज़्यादा है तो एक्साइटेड स्टेट आप आसानी से नहीं बना पाओगे, ये भी एक दिक्कत है। सो विद्युत ऋणात्मक परमाणु की उपस्थिति में आप उत्तेजित ऊर्जा अवस्था भी आसानी से बना पाओगे और आप संकरण भी आसानी से करा पाओगे। तो इसी वजह से तो ऐसा हुआ है। कुल मिला के मैं आपको एक फैक्ट की तरफ और ले जा रहा था। क्या है वो फैक्ट कि अगर साइड में कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु है तो आप एक्साइटेड स्टेट आसानी से बना पाओगे तीसरे आवर्त के तत्व में, और अगर वहां पर हाइड्रोजन आ गया तो फिर एक्साइटेड स्टेट नहीं बना पाओगे। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे आप एक्सिस्टेंट की बात कर सकते हो, एक्सिस्टेंस की बात कर सकते हो कि अणु है कि नहीं है, यहाँ पर अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस है, और यहाँ पर हम उस अणु को लिखेंगे जिसका अस्तित्व नहीं है। समझे भाई, फास्फोरस ठीक है PF3 बनाता है, PF5 बनाता है, PCl5 बनाता है, PH3 बनाता है, लेकिन यही फास्फोरस PH5 नहीं बनाता। क्यों? PH5 बनाने के लिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में मूल ऊर्जा अवस्था में 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में वो दम नहीं है कि वो एक्साइटेड स्टेट बना पाए, तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट ही नहीं बनेगी। एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी तो आप 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से काम चलाओ, PH3 बना लो, PH5 तो नहीं बना सकते। अच्छा, ऐसा नहीं, सल्फर में आ जाओ, ऑक्सीजन परिवार में आ जाओ, तो सल्फर SCl4 बनाता है, SCl2 बनाता है, SF4 बनाता है, SF6 बनाता है, हाइड्रोजन के साथ H2S बनाता है। सल्फर की कोवेलेंसी 2 4 6 3 होती, 3 तरह की कोवेलेंसी। लेकिन ये सल्फर हाइड्रोजन के साथ कभी भी आपने H4S। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। नहीं देखा होगा, 4 हाइड्रोजन नहीं जोड़े होंगे सल्फर से कभी भी आपने H6S नहीं देखा होगा, नहीं बनता। क्यों? ग्राउंड स्टेट में मूल ऊर्जा अवस्था में सल्फर के पास 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ उसके आप बॉन्ड बना दो। 2 से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन की उपस्थिति में एक्साइटेड स्टेट ही नहीं बनेगी, तो आप ये मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे। आयोडीन को देखो, आयोडीन ICl बनाता है, ICl3 बनाता है, IF5 बनाता है, IF7 बनाता है, इसके अलावा HI बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड तो बना जाता है। कभी आपने H3I नहीं देखा होगा, कभी आपने H5I नहीं देखा होगा, कभी आपने H7I नहीं देखा होगा। क्यों नहीं बनते ये सब? एक्साइटेड स्टेट नहीं बन सकती। ग्राउंड स्टेट में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ आप HI बना सकते थे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंट रूल। दरअसल बेंट रूल है क्या? ये एक सिंपल सा रूल जो ये कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी संरचना में किसी अणु की आकृति जब आप बनाने जा रहे हो तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु को हमें उस स्थिति में रखना होगा जहां पर उसके पास प्रतिशत S लक्षण कम हो और वो परमाणु न्यूनतम बंध कोण की स्थिति में हो। इस जनरलाइजेशन को, इस रूल को हम बेंट रूल के नाम से जानते हैं।
अब ये प्रतिशत एस लक्षण ज़्यादा हो कम हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, हम 5 से 10 मिनट के बाद समझेंगे, है ना। फिलहाल उसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट वे में ये रूल आपको ये समझाता है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति जो है उसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु अक्षीय स्थिति में आता है, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु निरक्षीय स्थिति में आता है। क्लियर? आपको कभी लोन पेयर रखना है या बहुबंध रखना है तो लोन पेयर और बहुबंध को भी हम निरक्षीय स्थिति में ही रखेंगे। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि रूल हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये जो हमने नोट लिखा है ये जरूर हमारे काम का है। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है PF2Cl3 का। क्लियर? तो यहां पर 2 फ्लोरीन है 3 क्लोरीन है। आप स्टेरिक नंबर निकाल के देखें और ये सारी कहानी कब आएगी, जब स्टेरिक नंबर क्या होगा, 5 होगा। सो स्टेरिक नंबर 5 था, इसलिए आपने त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बना दी। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन होंगे वो कहां आएंगे, अक्षीय स्थिति में आएंगे। अब क्या बच जाते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कहां रह जाएंगे, निरक्षीय स्थिति में रह जाएंगे। और इस तरह से आप PCl5 बना देंगे, PF2Cl3 बना देंगे। सपोज आपको स्ट्रक्चर बनाना है PCl2F3 का। 3 फ्लोरीन है जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, 2 क्लोरीन है जिनकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है। तो 2 फ्लोरीन की तो गारंटी है कि अक्षीय स्थिति में मिलेंगे। 1 फ्लोरीन बच गया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बचा हुआ 1 फ्लोरीन कहाँ रखना पड़ेगा, निरक्षीय रखना पड़ेगा। और जो 2 क्लोरीन होंगे उनको तो निरक्षीय आना ही था। सपोज आपसे कोई ICl2- के बारे में बात करे तो ICl2- में 3 लोन पेयर हैं और 2 परमाणु हैं। तो लोन पेयर तो निरक्षीय स्थिति में आते हैं और परमाणु अक्षीय स्थिति में आते हैं, यानी जो 2 Cl हैं इसमें इधर आएंगे और जो 3 लोन पेयर हैं वो इधर आ जाएंगे निरक्षीय स्थिति में। 1 लोन पेयर इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। सपोज आपको SF2Cl2 बनाना है। SF2Cl2 में 1 लोन पेयर आएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 5। अच्छा, लोन पेयर तो कहाँ रहेगा, निरक्षीय स्थिति में रहेगा। ये आ गया लोन पेयर। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन, कहाँ आएगा, अक्षीय स्थिति में आएगा। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है, क्लोरीन, निरक्षीय स्थिति में आ गया। ये बन गया SF2Cl2। सपोज आपको OSF4 बनाना है, सल्फर इसका केंद्रीय परमाणु। बहुबंध वाला जो परमाणु है वो कहाँ आएगा, निरक्षीय स्थिति में। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है, फ्लोरीन, अक्षीय स्थिति में। अब आपकी मजबूरी है, 2 फ्लोरीन बच गए हैं तो मजबूरी उसको कहाँ रखना पड़ेगा, फिर निरक्षीय स्थिति में रखना पड़ेगा। XeF2 3 लोन पेयर है और 2 फ्लोरीन अटके हुए हैं। तो फ्लोरीन तो आएंगे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु अक्षीय स्थिति में, और जो 3 लोन पेयर आएंगे ना वो कहाँ आएंगे, वो निरक्षीय स्थिति में आएंगे। और इस तरह से आप ये ज्यामिति बना सकते हैं। तो इन ज्यामिति को बनाने में आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको बेंट रूल फॉलो करना है। देखें बेटा, अब आगे की बातचीत करते हैं। सो बेंट रूल में हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है ना, प्रतिशत एस लक्षण के बारे में हमने कुछ बातचीत की है, इसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक अणु हम बनाते हैं ना बेटा, CH4, है ना। तो हम ये बोलते हैं भाई कार्बन था, ग्राउंड स्टेट थी, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, हमें 4 बॉन्ड बनाने थे, हमने एक्साइटेड स्टेट बनाई। एक्साइटेड स्टेट जब बन गई तो हमने S और P को मिश्रित किया, 1 S 3 P को मिश्रित किया, 4 परमाणु कक्षक मिश्रित किए थे तो 4 संकृत कक्षक बने। और इन संकृत कक्षक ने अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया कि बंध कोण अधिकतम मिले, और इस तरह से आपको एक चतुष्फलकीय ज्यामिति मिली। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का मिला। याद होगी वो कहानी आपको। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो CH4 है ना, इस CH4 में आप किसी भी बॉन्ड को उठा लो। सपोज आप इस एक बॉन्ड को लेते हैं और इस एक बॉन्ड को लेते हैं, ठीक है। तो इस एक बॉन्ड में जो परसेंटेज S कैरेक्टर होगा, याद होगा sp3 के अंदर S लक्षण का परसेंटेज कितना होता, 25% होगा। अच्छा, टोटल मिला के 100 होना चाहिए,
तो परसेंटेज पी कितना होना चाहिए 75। और ये हर बॉन्ड की कहानी है, मतलब आप इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखोगे ना तो इसमें भी यही है कि इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना मिलेगा 25% मिलेगा, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना मिलेगा 75% मिलेगा। अब बेंटूल क्या समझाता है, सपोज आप CH3F ये मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। अब आसपास के सारे परमाणु अलग अलग टाइप के हो गए, एक की विद्युत ऋणता ज्यादा है, 3 की विद्युत ऋणता कम है, तो अब कहानी बदल जाएगी। सपोज आप ये एक फ्लोरीन लगा देते हैं और बचे हुए 3 क्या रहने देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो बेंटूल क्या कहता है, बेंटूल ये कहता है कि भाई जहां पे फ्लोरीन लगाया ना उसमें जो आपने कक्षक यूज किया है उसका परसेंटेज एस जो आप उम्मीद कर रहे थे आइडियल कंडीशन में कि 25% होगा, ये 25% से कम आएगा। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु उस कक्षक को प्रेफर करता है जिसका प्रतिशत एस लक्षण कम हो, तो ये 25 से कम आएगा। टोटल 100 होता है, ऑब्वियस सी बात है एक वैल्यू अगर 25 से कम हो गई तो दूसरी जो वैल्यू होगी पी कैरेक्टर की वो क्या होगी 75 से ज़्यादा होगी, तभी तो टोटल क्या होगा 100। अच्छा, एक बॉन्ड में अगर प्रतिशत एस लक्षण क्या हो जाए कम हो जाए तो दूसरा जो बॉन्ड होगा उसमें प्रतिशत एस लक्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना प्रतिशत एस लक्षण कम होता जाएगा इधर 3 बॉन्ड के लिए प्रतिशत एस लक्षण उतना बढ़ता जाएगा। तो बेंटूल ये कहता था अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के लिए प्रतिशत एस लक्षण कम आएगा, हो गया कम 25 से। तो फिर जो दूसरा परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता कम है वहां पर क्या होगा, उल्टा मामला चलेगा। यहाँ प्रतिशत एस लक्षण आपको 25 से ज्यादा मिलेगा, टोटल 100 होना चाहिए। तो प्रतिशत एस अगर 25 से ज्यादा है तो प्रतिशत पी जो होगा वो 75 से कम होगा। यानी ये रूल हम तब लगाएंगे जब आसपास के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो चारों एक जैसे ना हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हो या फिर अलग परमाणु हो जिसकी विद्युत ऋणता बाकी बचे हुए परमाणु से अलग जा रही हो, तब आप बेंटूल लगा सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब ये है कि जैसे मैं CF4 लिख दूं ना तो इसमें आप बेंटूल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे बेंटूल? क्योंकि CF4 में आपने जो 4 परमाणु लिए हैं वो चारों क्या हैं, एक जैसे हैं, और जब चारों परमाणु एक जैसे हैं तो वहां पे बेंटूल नहीं लगेगा। वो जो रिजल्ट यहाँ मिल रहे थे वो रिजल्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, दोनों जगह सेम रिजल्ट। हाँ, आप कब अप्लाई कर सकते थे इस कंसेप्ट को, अगर आप मॉलिक्यूल CH2F2 ले लेते। अब CH2F2 में आप वो कहानी दोहरा सकते थे जो इधर चल रही थी कि जो फ्लोरीन वाला बॉन्ड होगा वहां पर प्रतिशत एस लक्षण 25 से ज्यादा हो कम होगा और प्रतिशत पी 75 से ज्यादा होगा। तो जो कहानी है इधर है वो इधर आ जाएगी। तो आसपास के जो 4 बॉन्ड आप लगा रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपने ले रखे हैं, अगर वो एक जैसे हैं तो बेंटूल का कोई मतलब नहीं बैठता। हाँ, वो अगर अलग टाइप के आ रहे हैं तो आप बेंटूल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि नीट वाले आपसे प्रतिशत एस और प्रतिशत पी पूछेंगे, फिर भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अपने वो क्वेश्चन भी अपने से क्यों छूटें, वो क्वेश्चन भी हमसे बनना चाहिए। पीएमटी में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा हमारे नीट में, उसको देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि CH2F2, ठीक है, तो CH2F2 में ये आपके 4 बॉन्ड हैं, 2 आपके पास फ्लोरीन है और 2 क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल अल्फा, 2 हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल बीटा, और 2 फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, बंध कोण। तो आपसे पूछा जाएगा भाई बंध कोण का क्रम बताओ। अब वापस से वही खाने की टेबल पे आ जाते हैं, है ना। खाने की टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ओवरऑल सर्कल तो आपने 360 का ले रखा है। उसमें अगर 2 लोग पास पास आएंगे तो बचे हुए 2 लोग दूर दूर हो जाएंगे,
दो नॉर्मल लोग, दो सुमो पहलवान बैठा दो। सुमो पहलवान दूर दूर रहेंगे, उनके बीच का एंगल ज़्यादा होगा। उनके बीच के एंगल का ज़्यादा होने का मतलब बचे हुए दो के लिए एंगल कम हो जाएगा, कि ओवरऑल तो वो फिक्स सर्कल है। सो यहां पर भी यही कहानी है भाई। बेंट रूल ये कहता है दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच का बंध कोण न्यूनतम आना चाहिए, वही होगा। यहां पर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल अल्फा है, हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल बीटा है, और फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, गामा है। यहाँ पर एक भी विद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं है तो बंध कोण अधिकतम है। यहाँ एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु आ गया, बंध कोण थोड़ा कम हो गया, और यहाँ दोनों विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं तो उनके बीच का एंगल सबसे कम आएगा। ओवरऑल वैसे आइडियल कंडीशन 109 डिग्री 28 मिनट की होती है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा आएगी। सो ये बेंट रूल का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। बंध कोण से रिलेटेड समस्या जहाँ होती है वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बेटा चाहे हम बात कर रहे हो बेंट रूल की, या फिर हम बात कर रहे हो ड्रैगो रूल की, या फिर हम अपने वो बंध कोण निकालने के लिए जो नियम पड़े थे उनकी बात कर रहे हो, सारा खेल कब खराब हो जाता है, जब त्रिविम बाधा आ जाती है। वही सुमो पहलवान आ जाते हैं। सुमो पहलवान से हमारा क्या मतलब है, तीसरे चौथे पांचवें आवर्त के परमाणु आ जाएं, उन्हें ज़्यादा जगह लगती है। उन्हें ज़्यादा जगह लगती है तो वो अधिकतम दूरी पे जाने की कोशिश करते हैं, वो अधिकतम बंध कोण की स्थिति में आने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ कोई रूल नहीं चलते, याद होगा आपको। सो त्रिविम बाधा का केस अगर आ गया ना तो ये बेंट रूल ड्रैगो रूल ज़्यादातर रूल साइड में आ जाते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो सबसे भारी परमाणु हैं, सबसे बड़े आकार के परमाणु हैं, वो अधिकतम बंध कोण की स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो एक केस और लेते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल CH2Cl2 हम बना लें, है ना। तो अब क्या इस CH2Cl2 में आप बेंट रूल से आंसर निकालोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं निकालोगे? यहां पर आपने तीसरे आवर्त का परमाणु क्लोरीन लगा दिया, और क्लोरीन लगाते ही क्या आ जाती है, त्रिविम बाधा आ जाती है। त्रिविम बाधा क्या कहती है कि जो बड़े आकार के परमाणु हैं उनको अधिकतम दूरी पे रखना है। जैसे मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। कंपेयर करो अल्फा बीटा गामा को, तो बेटा जो अल्फा आएगा ना, इनमें दो परमाणु जो आपने लिए हैं दोनों छोटे आकार के हैं, सबसे कम आएगा। उसके बाद जो बीटा है, कम से कम एक परमाणु ऐसा है जो बड़े आकार का है, वो ज़्यादा आएगा, और जो गामा है वो सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों सबसे ज़्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा सबसे ज़्यादा लगेगी। तो ये एक बेंट रूल है। आपको त्रिविम बाधा तो मतलब भारी काम हो जाता है। आप समझो, हमने पहले ये बात की थी H2O और F2O में बंध कोण बताएं, तो आपने बताया एक तो विद्युत ऋणता का कंसेप्ट। सबसे पहले क्या देखते हो आप, स्टेरिक नंबर। तो आपने देखा यहाँ केंद्रीय परमाणु पे 2 लोन पेयर, इधर भी 2 लोन पेयर। तो आपने देखा केंद्रीय परमाणु के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी स्टेरिक नंबर सेम आ गए। और स्टेरिक नंबर जो सेम आ जाए और केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर भी हो और लोन पेयर की संख्या भी सेम आ जाए, तो फिर आपके पास या तो विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगाना बचता है या त्रिविम बाधा लगानी बचती है। त्रिविम बाधा तो यहाँ लगा नहीं सकते। क्या लगाओगे? विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लगाओगे। सराउंडिंग एटम की परिता परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होने पर बंध कोण कम होता है। इसी को आप बेंट रूल से भी समझा सकते हो। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कम बंध कोण पे जाने की कोशिश करता है। ऐसी ही एक कहानी और हमने पढ़ी थी जब हमने NH3 और NF3 को डिस्कस किया था। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कम बंध कोण पे जाने की कोशिश करता है। सेम कंसेप्ट आप विद्युत ऋणता से भी निकाल सकते हो। फिर हमने देखा था कि यार हम CH4 और CF4 में ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों? सारे बंध युग्म में इलेक्ट्रॉन युग्म एक जैसे हैं। यहाँ पे कम से कम एक लोन पेयर तो अलग भाग रहा था, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, और आसपास के सारे परमाणु एक जैसे। वही खाने की टेबल पे अगर आप 4 सुमो पहलवान बैठा दोगे एक जैसे, ठीक है, हर कोई सुमो पहलवान चाहता है कि अधिकतम जगह उसको ही मिले और चारों बराबर पावरफुल है, तो फिर चारों को जगह इक्वल शेयर करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं होगा कि दो को बंद कोण ज़्यादा हो जाए, दो को कम हो जाए। हाँ, संरचना जरूर अस्थायी हो जाएगी उस केस में, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको हमने बाकी जगह भी देखा, फिर हमने देखा यार H2O F2O तो हमने कंपेयर किया, लेकिन H2O और Cl2O में Cl2O का बंद कोण ज़्यादा, तो उसका कारण क्या दिया? त्रिविम बाधा, तीसरे आवर्त का परमाणु भारी पड़ेगा। भाई NH3 और NCl3 में बंद कोण ज़्यादा, त्रिविम बाधा। सो बड़े सिंपल से कंसेप्ट हैं जहाँ से हमारे आंसर्स निकल के आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।